हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है m1 और m2 मास के दो पिंड हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4:1 है, तो उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, p²/2m। ये कई बार बता चुका हूँ कैसे आया है। तो अगर हम इससे देखें तो 2m के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा p। अब 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि m1/m2 का रेशियो रहेगा अंडर रूट में, वो तो रहेगा, तो वो चारों में है, यानी कि हम किसी एक ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो 4 और 1 था, तो 4 के और 1 के लिख दें तो k से k कट जाएगा, मतलब 4 स्क्वायर रूट से बाहर भी आएगा, तो यानी कि m1 के साथ 2 और लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 वो बाहर आया था, इसलिए। अब देखो, ये मैंने शॉर्ट तरीका बताया। शॉर्ट का मतलब कैलकुलेशन मिनिमाइज करना आपको बताया, ये नहीं है कि पूरा सजा के रेशनलाइज करके लिखना है। हमने सीधा देखा मोमेंटम 2m के, 2 तो कांस्टेंट है, यानी कि m के अफेक्ट करेंगे, यानी कि m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1 m2 रहेगा, सब में m1 m2। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके में अंडर रूट नहीं है, एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब देखो, उन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात पहले वाले की 4 गुना थी, मतलब 4 गुना थी, उसका वर्गमूल लेंगे तो 2 गुना आ जाएगा उसके आगे, मास के आगे, तो ये वाला बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। तो यही अप्रोच, कैलकुलेशन मिनिमाइज करना भी सीखना है आपको, ठीक है। जो न्यूटन का शीतलन नियम होता है, कूलिंग लॉ होता है न्यूटन का, वो किसका विशेष रूप होता है, तो याद रखना वो स्टीफन के नियम का होता है, ठीक है। और बाकी ये सभी नियम पता भी हों, जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है न्यूटन के शीतलन नियम पे बेस्ड, जैसे कहेगा कि 20 डिग्री से 10 डिग्री कूल होने में, एक टेम्परेचर 20 था किसी बॉडी का और 10 डिग्री हुआ वो 5 मिनट में, फिर नहीं सॉरी, मैं 30 ले लेता हूँ समझने के लिए। 30 से अगर 20 हुआ, 5 मिनट लगे, तो फिर 20 से 10 कितने में होगा। ऑप्शन होंगे 5 से अधिक लगेगा, 5 से कम लगेगा, या 5 मिनट ही लगेगा समय। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना होता है कि कूलिंग, न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है वो कहता है जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही जल्दी वो कूल होगी। मतलब ये 30 था, ज़्यादा टेम्परेचर था तो 5 मिनट लगे, ठीक है, कूल होने में। लेकिन अगर 20 है, अब टेम्परेचर कम हो गया तो उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब अब 5 मिनट से ज़्यादा, मोर देन 5 लगेगा इसको कूल होने में, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में सेम है। तो इस बेस्ड पे ये बहुत आता है एयरफोर्स में। और के ताप पर वायु में उपस्थित अणुओं का मुक्त पथ लगभग कितना होता है, फ्री पाथ जो होता है वो किस कोटि का होता है, 10⁻⁷ मीटर। निर्वात में प्रकाश का वेग निर्भर करता है, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है, वेग का v बराबर n लैम्डा। चलो, तो फ्रिक्वेंसी पे भी करता है, लैम्डा पे भी करता है। अगर ये आप करते हो तो सिलेक्शन भी नहीं होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का वेग फिक्स होता है 3 × 10⁸। कभी आपने देखा है कि नीले कलर का प्रकाश है तो अलग हो जाएगा और रेड है तो अलग हो जाएगा। ये आपका इन टर्म्स में टेम्परेचर, फ्रिक्वेंसी, इन पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो कितना होता है। वैक्यूम में अगर किसी भी कलर का लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले पाइप में होकर पानी बह रहा है। पाइप का डायमीटर दो बिंदुओं ए और बी पर 2 और 4 सेंटीमीटर है। ए पर वेग इतना है तो बी पर कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्पेशली एयरफोर्स के लिए। आपको क्रॉस सेक्शन इसका दिया है, इसका दिया है, यहाँ पे वेलोसिटी दे के यहाँ पे बीच पूछा है, तो कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल लगा दो, a1v1 = a2v2। अब विरलता का सिद्धांत, इस पर एयरफोर्स बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, πr², लेकिन पाई इधर से इधर का कट जाएगा, तो हम बार बार पाई नहीं लिखेंगे, सीधा r² लिखेंगे, v1 = r2² v2। अब देखो r1 ये सेंटीमीटर में है जबकि ये मीटर में है, तो इसको कन्वर्ट ना करना क्योंकि दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे जब इधर का भी सेंटीमीटर मीटर में लोगे तो उधर का कट जाएगा, तो सेंटीमीटर ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहले रेडियस कितना था, रेडियस है, चलो व्यास लिख दो, क्योंकि व्यास, रेडियस का व्यास डायमीटर का आधा करोगे रेडियस आएगा, तो आधा वाला जो बटे 2 होगा वो उधर वाले बटे 2 से कट जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चेंज ना करने लग जाना, सीधा सीधा करो। ए पर जो वो था, कितना था डायमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 8 = वहाँ पे डायमीटर कितना था, 4, उसका 16, वहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब देखो 8 से इसको 2 बार काटेंगे और 2 से इसको 2 बार काटेंगे, तो सी हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें टाइम बचाना मैंने कैसे बताया कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बनाएंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो πr² पूरा लिख के यहाँ पे तब फिर v1 लिखेंगे, हमें पाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा टाइम बचाना है। तो इन टेक्निक्स को ज़रूर अपने सीख। स्वरित्र सोनोमीटर के तार के 20 सेंटीमीटर के साथ बजाए जाने पर बीट्स 5 पर सेकेंड होते हैं, और अगर तार की लेंथ 21 सेंटीमीटर कर दें तो फिर बीट्स की संख्या अनचेंज रहती है। अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर स्वरित्र की जो फ्रिक्वेंसी है वो हर्ट्ज में क्या होगी। इसकी मैं सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको, सबसे पहले बता तो चुका हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर एक शायद कुछ लड़के नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे कम समय में कैसे अप्रोच, बराबर का निशान लगाया। उधर 20 और 21 है उसकी लेंथ, तो चाहे 21/20 लिखो चाहे 20/21 लिखो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना।
लिख लिया। अब हमने मान लिया कि फ्रिक्वेंसी n है और 5 बीट्स हैं, तो एक ऊपर हमें या तो n+5 होगा या n-5 होगा। अब ऊपर प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि उधर हमने 21 लिखा है तो अंश बड़ा लिखा है, तो इधर भी अंश बड़ा लिखेंगे, और इधर हर छोटा है तो n में से कुछ घटेगा तभी तो छोटा होगा, इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें ऑप्शंस उठाने हैं। 205 उठाया, ऊपर तो 210 हो जाएगा, नीचे 195 हो जाएगा, 195 कटेगा ही नहीं तो नहीं हो सकता। फिर हमने 210 उठाया तो और भी अधिक हो गया नहीं। अगर हम 205 उठाएंगे तो वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्यों? क्योंकि 205 में 5 जोड़ेगा तो ऊपर 210 बनेगा, नीचे 205 में से 5 घटेगा तो 200 बचेगा। इसको काट करेंगे अगर हम तो 0 से 0 कट गया, 21/20 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन उठाने से आ गया। अब अगर जिनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि डायरेक्ट ये कैसे लिख दिया, तो जाके उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर भी मैं बता दूं, जो N1L1 होता है वो N2L2 होता है, यानी कि जो N1/N2 का रेशियो लिखेंगे वो हम L2/L1 लिखेंगे। तो अगर इससे भी अगर हम जाते तो 21/20 तो सिमिलरली कर सकते थे। बाकी मैंने वो ट्रिक बताई, इतनी शॉर्टेस्ट आपको, अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इतना ही जल्दबाजी में करना है, ठीक है? जल्दबाजी में नहीं, मतलब इतना ही जल्दी करना है। समुद्र में से एक 70 किलोग्राम के व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से एक रस्सी द्वारा ऊपर उठाया जाता है। रस्सी अधिकतम 100 किलोग्राम के भार को सहन कर सकती है। इतना तनाव उसमें सहन किया जा सकता है रस्सी द्वारा। किस एक्सीलरेशन से हेलीकॉप्टर उठे कि रस्सी ना टूटे? देखो, आपने देखा होगा एयरफोर्स के पेपर में 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे फिजिक्स में होते ही हैं एटलीस्ट, जो आपको फील करा देते हैं कि आप वायुसेना का पेपर दे रहे हो। तो उन्हीं में से यह है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, उतना टफ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो अपरेंट वेट होगा वो ऊपर उठाना है उसको, तो mg+a हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी और एक्सीलरेशन जुड़ जाएंगे ऊपर के केस में। अब देखो इसके लिए कितना था, जो उसका रस्सी के लिए जो कितना भार सहन कर सकती थी, 100 किलोग्राम के तनाव को सहन कर सकती है, तो भार कितना हो जाएगा, 100g हो जाएगा। m उस पर्सन का कितना है, 70 किलोग्राम, g+a। आप देखो इसमें केवल a ही है जो अननोन है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि 100g इधर है, इधर 70g + 70a होगा, और 70g इधर आके घटेगा तो वो 30g बचेगा, यानी कि हमारा मिलेगा 30g इधर बचा, और उधर कितना बना, 70a बचा, उधर बचा 70a, यानी कि a निकालेंगे तो हमारा 3g/7 आ जाएगा, 3g/7। अब कर लो, 3g का मान 9.8 रख दो बटे 7, इसको कैलकुलेट करो तो देखो 7 से इसको कट करो तो 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28, तो 1.4 का गुणा करोगे 3 में तो 4.2 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर आप डिफेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। हाइड्रोजन नाभिक के परितः चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या तथा ड्यूटेरियम नाभिक के परितः चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या में रेशियो क्या होगा? अब आपको पता है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे ड्यूटेरियम हो, दोनों के लिए जो जेड है वो एक ही रहेगा, दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो एक है। अब अगर एटॉमिक नंबर एक है तो फिर उनका रेडियस में रेशियो भी 1:1 हो जाएगा, ठीक है? रेडियोएक्टिव पदार्थ एक्स तथा वाई की अर्धायु क्रमशः 5 मिनट और 45 मिनट है। जब उनकी सक्रियता बराबर हो तो एक्स के परमाणुओं की संख्या तथा वाई के परमाणुओं की संख्या का क्या रेशियो होगा, ठीक है? तो जो उसका जो मीन एज, एवरेज एज होता है वो क्या होता है, 0.693/T½ होता है, यानी कि ये दोनों तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि n = कांस्टेंट, यानी कि उसका जो एवरेज एज और उनका नंबर ऑफ एटम होता है वो नियत रहता है। यानी कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ फर्स्ट वाले के और नंबर ऑफ सेकंड वाले के देखें तो वो उसका सेकंड का एवरेज और फर्स्ट का हो जाएगा, और इसके भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका T½ तो इसका T½ फर्स्ट वाले का बटे T½ सेकंड वाले का हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते थे इसका T½ फर्स्ट वाले का 5, इसका 45, इसको कट करेंगे तो 1:9, यानी कि बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा डिके में जो नेगेटिव बीटा डिके होता है ऋणात्मक बीटा क्षय में, वो क्या होता है? तो देखो 0, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखने की बात करूँ तो 1H1 प्लस माइनस का 1 बीटा 0, तो इसमें क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन में उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के साथ डिके होता है, यानी कि सी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो। किसी गैस का दाब P तथा घनत्व ρ है तो वेग की विमा क्या होगी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इसको खुद से ट्राई जरूर करते रहना। तो क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ, ऐसा फॉर्मूला बताओ कोई वेग का जिसमें P भी आता हो और ρ भी आता हो। तो याद करो, P = 3P/ρ ये होता है, लेकिन सीधा याद आपको यही आना चाहिए, पहले ये याद ना आए कि पहले आपको याद आ रहा है P = 1/3 ρv², फिर आप क्या कर रहे हो, 3 का इधर गुणा करके और रो से डिवाइड करके स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लिख रहे हो। ये हमें पता है इसका ओरिजिन क्या है, लेकिन ये भी याद हो, ठीक है? तो अब इसमें आप सीधा फाइंड कर सकते हो कि वी की डायमेंशन क्या हो जाएगी। कांस्टेंट 3 है उसको तो छोड़ दो, P
पी का पावर 1/2 है क्योंकि अंडर रूट है, तो पी का पावर तो 1/2 हो जाएगा, और रो नीचे है तो नीचे वाली घात ऊपर जाएगी तो उसकी पावर -1/2 हो जाएगी। अब देखो पी और रो एक जैसे होते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। अब देख लो पी की पावर 1/2 और रो की पावर -1/2 कहाँ दिख रही है, हमें दिख रही है आपकी, देखो फर्स्ट ऑप्शन और बी ऑप्शन देखो सेम है। अब देखो आप फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो सेम है, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है आई थिंक तो, लेकिन फर्स्ट में से और सेकंड में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो 1/4 ओम के 5 रेजिस्टेंस को जोड़ने पर मिनिमम हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है मिनिमम रेजिस्टेंस पैरेलल क्रम में जोड़ के हम फाइंड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, मतलब इनका भी 1/, करना है। अगर हम 1/1/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो सभी ये पाँचों बार 4 जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया 3, और एक बार और जुड़ जाएगा, यानी कि 1/r बराबर हमें मिल जाएगा 20। तो r अगर निकालेंगे तो वो 1/20 हो जाएगा। अब 1/20 कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है तो बता रहा हूँ, ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये सीधा सीधा ये तो हमारा 1 से भी ज़्यादा आ रहा है, और ये भी 20 है पूरा, तो यही अपने आप हो गया। लेकिन कैलकुलेशन भी कर सकते हो, पॉइंट लगा के हमने डेसिमल बढ़ाया, फिर भी नहीं कटा, फिर एक 0 बढ़ा के फिर एक और लगाया, तो अब की बार 5 बार कट गया, तो 0.05, ठीक है। लाइमन श्रेणी की लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी μ1, श्रेणी की फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी μ2 तथा बामर श्रेणी की लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी μ3 है, तो कौन सा रिलेशन सही है। इसका राइट आंसर है कि जो μ3 होगा, यानी कि जो बामर वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल आएगी उन दोनों के डिफरेंस के, यानी कि फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला घटाएंगे अगर V1। अब देखो अब ये जल्दी से कैसे कर पाओगे, देखो मैंने डायरेक्ट ऑप्शन इसलिए बता दिया क्योंकि समझने में आपको थोड़ा इजी रहे, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था कि इसको मैं कैसे समझाऊं इतनी छोटी स्क्रीन पे, तो मैंने यही अप्रोप्रिएट समझा कि पहले ऑप्शन उठा लूँगा। ऑप्शन क्या है, जो थर्ड वाली फ्रिक्वेंसी है वो हमारी आंसर आएगी फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस के। अब थोड़ा समझना, थर्ड वाली का मतलब V3, μ3 मतलब बामर का लिमिटिंग है, तो बामर का लिमिटिंग क्या हो जाएगा R। बामर के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस लिमिटिंग है तो उधर तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर होगा, 1/इनफाइनाइट 0 होता है तो वो तो खत्म हुआ, यानी कि जो बामर है वो R/4 आया। V3 इज इक्वल टू, अब V1 μ1 लाइमन की लिमिटिंग है, और लाइमन की लिमिटिंग के लिए हम R क्या करेंगे, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, वो तो खत्म हुआ, यानी कि सीधा केवल R ही आएगा, तो यानी कि R माइनस V2 हमारा क्या है, लाइमन की जो है फर्स्ट, और फर्स्ट के लिए शुरुआत कहाँ से करेंगे, R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 R हो जाएगा, 3/4 R। अब देखो आप इसमें से जब इसको घटाओगे तो फिर R/4 मिल जाएगा, क्योंकि 4 का इधर गुणा होगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि ऊपर केवल R बचेगा और 4, तो सेटिस्फाइड हो गया। R/4 इज इक्वल टू R/4। मुझे पता है कि थोड़ा टफ हो गया है, ठीक है, और मुझे पता भी नहीं था कि फ़ोन की स्क्रीन पे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे समझाऊं, लेकिन आई होप कि आपको शायद समझ में आ गया हो। तो इसका ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसका ऐसा है इतना टफ भी नहीं है, आपकी रेंज में ही आता है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये कैसे आ जाएगा, अगर ऐसे दे दे सेम डेटा के साथ दे दे तो जो बामर की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है कि बामर की लिमिटिंग में 2 से स्टार्टिंग क्यों करी थी और उधर इनफाइनाइट क्यों हुआ था, या लाइमन में 1 से स्टार्टिंग क्यों करी थी, तो फिर आप जाके वो देख लेना, लाइमन में बामर में 2 से, पास्चन में और 3 से। और एक बात और, ये लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन, फुंड, ब्रैकेट, इन सभी के आप याद रखना कि कौन किस रेंज में आती है। जैसे वो कहेगा कि कौन सी विजुअल में आती है तो दृश्य प्रकाश में तो बामर हो जाएगा, कौन सी इंफ्रारेड में आती है, कौन अल्ट्रा वायलेट में आती है, तो इन स्पेक्ट्रम को आप अच्छे से तैयार करके लिख लेना। को के लिए प्रतिरोध का ताप गुणांक, यानी कि जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, तो देखो सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन अगर कंडक्टर की बात करता है तो पॉजिटिव होता है। क्यों होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम किसका होता है, सेमीकंडक्टर्स का, तो इसके लिए नेगेटिव होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, रुकावट भी बढ़ती है, किसमें, कंडक्टर्स में। तो अगर कंडक्टर का पूछता जाता है चालकों का तब पॉजिटिव होता है, लेकिन ये याद रखना ये क्वेश्चन बहुत आता है, सेमीकंडक्टर्स के लिए जो होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकाश के, अब देखो डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ी है, जिससे बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है ध्रुवण, विवर्तन, प्रकाश वैद्युत। अब देखो इसको आप लोग, अब मैं यहीं छोड़ता हूँ इस वीडियो को, और मैं आशा कर रहा हूँ कि इसका 80% लड़के जो आंसर है वो गलत देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन से जीनियस बच्चे होंगे जो इसका राइट आंसर देंगे। आप लोग बताना कि कौन सा इसमें नहीं शब्द देख लिया ना आपने, कौन सा नहीं समझाया जा सकता। जल्दबाजी में नहीं रहना, ऐसे पेपर आते हैं और आप लोग नहीं देखते नहीं हो।